पिताजी इसका भी जवाब देते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी एक बार देने, उसके बाद सवाल आप लोगों को लेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ये जिस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं इसे करनाल का सबसे बड़ा भूमि घोटाला कहूंगा, जिसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें जो मेरी जानकारी है, नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। आज की डेट में मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, जिन तक जो है उनका हिस्सा पत्ती पहुंचाया गया है, जिसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ये करनाल का सबसे बड़ा लैंड घोटाला है, जिसकी जानकारी जो है हम आपको पूरी तथ्यों सहित देंगे। आप सभी जानते हैं, तो मीडिया ने कई बार इस आवाज को पहले उठाया भी है। दुकानदार साथी जब भी परेशान हुए, आप लोग गए और आप लोगों ने दुकानदारों के नजरिए से इस मुद्दे को और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है इस मुद्दे को पहले भी आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने उठाया है। लेकिन मैं इसके पूरे पॉइंट जो है वो आपके साथ रूबरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जब ये स्कूल बनाया गया, मेलाराम बर्ग जी थे, उनको मैनेजर बनाया गया, बाकी पूरी कमेटी बनाई गई। उस समय जो पहला रेगुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है इस सोसाइटी की, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन होगा, जो डीएवी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये है कि उस पद पर कोई भी आ जाए व्यक्ति, जो व्यक्ति आता रहेगा वो इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बनता रहेगा। तो जब मेलाराम बर्ग जी और उस समय के जो पदाधिकारी थे जो इस सोसाइटी के, उनकी डेथ हो गई, बचे ही कोई नहीं, तो मेलाराम जी के जो बेटे हैं उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने के लिए 2-3 मेंबर परिवार के ही डाल के 5 मेंबर उन्होंने शुरू में अपने परिवार के डाले। जबकि इस सोसाइटी का रेजोल्यूशन कहता है कि 12 से 17 मेंबर होने जरूरी हैं। अगर इससे मेंबर कम होते हैं तो ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो एज पर रूल तो जब वो 12 से मेंबर कम आ गए तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। पर चलो मान लिया कि आप उसको रिनोवेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, उसको ना तो मीटिंग का नोटिस आपने भेजा, ना उसको मीटिंग में कॉल किया, ना उसकी कोई कंसेंट ली गई। सोसाइटी एक्ट जो है वो ये क्लियर कहता है कि अगर सोसाइटी के एक भी मेंबर को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी का मेंबर है, उसको मीटिंग के लिए कॉल नहीं की गई, उसको मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया, उसको नहीं बुलाया गया, वो अकेला मेंबर जो है कंपिटेंट है उस पूरी मीटिंग को जो है उसको नल एंड वाइड करवाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन था वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर था। तो जब आप लोगों ने एक प्लानिंग बना ली कि हमने अपने परिवार के मेंबर डालकर इस मामले को, स्कूल को बंद करवा के खुर्द-बुर्द करना है, तो आपने डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाया? वहीं से आपकी जो एक मंशा है, जो आपकी एक बैड विल है, वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो है वो सामने नजर आती है कि आप लोगों का मसला तो जो है वो इसको चलाना नहीं था, मसला जो था इसको बंद करके इस पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करना था। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि ये इन्होंने जो भी रेजुलेशन पास किए, इन्होंने स्कूल बंद करने के रेजुलेशन पास किए कि स्कूल नहीं चल रहा, हम स्कूल को बंद करेंगे, और वो रेजुलेशन पास करके शिक्षा बोर्ड को लिख दिया स्कूल को बंद करने के लिए, डीएफिलेट करने के लिए, स्टाफ को निकाल दिया। तो जो कमेटी एज पर सोसाइटी एक्ट एम्पावर्ड ही नहीं है ये करने के लिए, उसको पावर ही नहीं है कि वो ये करे, तो उसके जितने भी फैसले लिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो चाहे वो स्कूल बंद करने का निर्णय हो, चाहे वो स्टाफ को निकालने का निर्णय हो, चाहे उसके बाद उस स्कूल की प्रॉपर्टी को बेचने का निर्णय हो, वो केवल एक ही आधार पर नल एंड वाइड होने के लिए काफी है कि स्कूल में जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है उसको मीटिंग में कॉल नहीं किया गया, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। पहला पॉइंट। दूसरा जो है, स्वयं रविंद्र नाथ ने 16/9/2010 को रजिस्ट्रार को एक शपथ पत्र दिया है। जब नई कमेटी को बनाया गया, एक शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में वो लिखते हैं कि सोसाइटी दयानंद मॉडल हाई स्कूल सोसाइटी जायदाद को ना तो बेच सकती है, ना ही डिस्पोज कर सकती है, ना ही कोई सदस्य सोसाइटी से वित्तीय लाभ ले सकता है। जबकि वित्तीय लाभ लेने वाले कौन है? वही लोग जो सोसाइटी के मेंबर हैं, रविंद्र नाथ और उनके परिवार के लोग, वही लोग वित्तीय लाभ ले रहे हैं बेचकर, वही लोग इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो जो आपने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक बिल पेश की, क्योंकि नॉर्मली जो था कि जब स्कूल की प्रॉपर्टी है तो जो स्कूल मैनेजमेंट चला रही है उसकी मैनेजमेंट की ही प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। अब सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अपनी कैसे साबित करें? इन्होंने अपनी साबित करने के लिए एक बिल जो है वो मेलाराम बर्ग की दिखा दी। वो बिल कहीं रजिस्टर्ड बिल नहीं है, वो केवल एक जो उनका लेटर हेड था मेलाराम बर्ग जी का, उसके ऊपर जो है ये बिल बनाई हुई है और इसमें बहुत सी चीजें बाद में भी कुछ लाइनें ऐड की गई हैं। तो अगर इस बिल की बात करें
ये बिल उनके परिवार द्वारा पेश की गई है, जिसमें उन्होंने ये एक लाइन लिख दी कि अगर स्कूल कल को बंद होता है तो ये जायदाद जो है वो मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी। वो केवल इस लाइन का लाभ उठाकर उन्होंने जो है आगे अपने नाम करवाकर आगे फर्दर रजिस्ट्री करवाने का काम किया। लेकिन इसी बिल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है मेलाराम जी ने कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी, वो आर्य समाज के लिए यूज करेंगे जिससे मुझे बहुत प्यार है। यानी वो इसे कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं बेच सकते। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बिल जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। लेकिन अगर हम उन्हीं के द्वारा उनके परिवार द्वारा पेश की हुई बिल को सही भी मान लें, तब भी बिल के मुताबिक काम यहाँ सिर्फ आर्य समाज का हो सकता है। वो आर्य समाज करे, वो सोसाइटी करे या उनका परिवार करे, इसको वो कमर्शियल पर्पज के लिए किसी को बेच नहीं सकते। ये अगर मेलाराम जी की जो बिल वो परिवार कहता है कि ये उनकी ओरिजिनल बिल है जिसको परिवार क्लेम कर रहा है। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जब शुरू में ही दरखास्त दी गई थी, इस बिल की ऑथेंटिसिटी की जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। आजकल साइंटिफिक बहुत से तरीके आ गए हैं जिससे ये पता चल जाता है कि जो शाही ऊपर यूज की गई है वही नीचे यूज की गई है, क्योंकि कुछ लाइनें हमें डाउट है कि इसमें से बाद में ऐड की गई है जिसमें रविंद्रनाथ जी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो हमें अलग लग रही है, डिफरेंस लग रही है। वो जिस स्पेस पर है वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए थी। पर हमने तो ये मान लिया, एक मिनट के लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये बिल जो है ये आप ही की है। तो उस बिल में 2 पॉइंट है, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने 13,000 रुपए की जमीन खरीदी है। मेलाराम जी कह रहे हैं कि मैंने 13,000 रुपए की जमीन खरीदी है जो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब 13,000 रुपए उन्होंने जो लगा रखा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने पर, उसको वो अपने बिल में खुद कह रहे हैं कि वो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब वो वाइफ को पे कर दिया गया तो आपकी स्वामित्व कहां से रह गया? आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कैसे रह गए? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है केवल आर्य समाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो आर्य समाज के अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप यहाँ आर्य समाज का कोई संस्थान बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज का कोई मंदिर बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का कोई संस्थान बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो समझ में आती है। वो कौन बनाएगा, वो उनके बच्चे बनाएंगे या उसको आर्य समाज बनाएगा, ये सब जुडिशियल मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हु इज द ऑनर। लेकिन ये क्लियर है इसी बिल के हिसाब से कि आप इसे आर्य समाज के अलावा किसी कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भूमिका संदिग्ध है। मैं बड़े क्लियर शब्दों में ये आरोप लगा रहा हूं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है। वो कैसे संदिग्ध है कि जब स्कूल को बंद करने की साजिश रची गई तो उस समय जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उन्होंने एक एप्लीकेशन डीओ को मार्क की और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उस समय थे उनकी रिपोर्ट भी यहाँ संलग्न है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि स्कूल को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से बंद किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की उन्होंने लिखा। वो उस एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उसको जो है ठंडे बस्ते में उठा के फेंक दिया गया। क्यों नहीं हुई? आप ही का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये गलत तरीके से बंद की जा रही है और गैर कानूनी तरीके से ये काम हो रहा है और आप उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधिकारी जो उस समय थे वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड थे, या तो उनके पास हिस्सा पत्ती पहुंचा है और यहाँ जो है कोई और मसला था, कोई उनको ऊपर दबाव था, तो पॉलिटिकल दबाव था, मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन अधिकारियों ने अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को दबा दिया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात, अगर इस जमीन की, आप लोग सारे शहर में जानते हैं, इस जमीन की जो वैल्यू है लगाई जाए, अगर नॉर्मल वैल्यू लगाए तो यहाँ 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पर गज है, और अगर कमर्शियल वैल्यू लगाए तो कम से कम 4 लाख रुपया। अगर यहाँ दुकानें काटी जाए, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाए तो यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया गज की ये जमीन है। 1 एकड़ से ऊपर ये जगह है, ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है। 200 करोड़ की जायदाद को आप कितने में रजिस्ट्री कर रहे हो, बेच रहे हो? 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। बड़ी हैरानी की बात है, किसी अधिकारी ने चेक करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि 200 करोड़ की जमीन को दो, और लिखा हुआ है डीआरओ तक को, सबको, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर के हाथ से मार्क हुई हुई एप्लीकेशन, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कि 200 करोड़ की जमीन को 2.4 करोड़ में कैसे बेचे हो। ये कह रहे हैं हमने 2.4 करोड़ में बेची है, 2 करोड़ 40 लाख में बेची है। मैं इस शहर का नागरिक होने के नाते मैं आपको 5 करोड़ की ऑफर देता हूं, कोर्ट जो फैसला करेगा